हेलो, वेलकम टू एग्जाम फेलो। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके 6 लेसन हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। 7वां लेसन जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे जो है पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जो है 7वें लेसन का एक पार्ट जो है वो बना लिया था। उसमें जो है आपके तृतीय क्रियाएं वो कौन कौन सी है ये हमने डिस्कस किया था। आज जो बाकी जो पार्ट रह गया है, बाकी जो हिस्सा रह गया है इस चैप्टर का, वो हम कवर करेंगे। तो तृतीय क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, तृतीय क्रियाओं में कौन कौन सी जो क्रियाएं शामिल होती है, ये हमने इससे पहले वाले जो है वो पार्ट के अंदर पढ़ा। आप प्लेलिस्ट में जाके वो जो है इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, 7वें लेसन का तृतीय और चतुर्थ क्रियाएं। तो देर न करते आइए हम शुरू करते हैं। तो पहले एक चीज़ हम देखें कि जो हमारी तृतीय क्रियाएँ हैं उसमें जो हमारी सेवाएँ हैं, सेवाओं के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी पहले की अगर बात करें तो प्राथमिक क्रियाएं जो थी, प्राथमिक क्रियाओं में लोग जो है वो ज़्यादा जो है इन्वॉल्व थे। लेकिन जैसे समय बढ़ा, औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति आने के बाद में द्वितीयक जो क्रियाएं थी उसमें लोगों ने अपना इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा किया, या लोग जो है उसमें ज़्यादा कार्य करने लगे। और अगर आपकी बात करें तो अब जो है वो तृतीयक क्रियाओं में लोग जो है वो ज़्यादा हिस्सेदारी दिखा रहे हैं। यहाँ की अगर बात करें तृतीयक क्रियाओं की, विकसित देश जो है, विकसित देशों के अंदर लगभग जो है वो 75% लोग जो है वो तृतीय क्रियाओं में इन्वॉल्व है। वही अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देशों के अंदर लगभग जो है वो 10% लोग जो है वो इन्वॉल्व है। यानी कि यहाँ भी अगर हम देखें तो विकसित देशों के अंदर जो है तृतीय क्रियाओं में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो उसमें क्या नाम है संलग्न है। लेकिन अगर हम बात करें विकासशील देशों के अंदर, तो विकासशील देशों के अंदर सिर्फ 10% लोग ही जो है वो तृतीय क्रियाओं में इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ रहा है, तृतीय क्रियाओं में लोग जो है वो ज़्यादा जो है अपनी हिस्सेदारी दिखाने लगे हैं। तो हमारा जो है वो तृतीय क्रियाओं में एक पॉइंट जो है वो रह गया था पर्यटन। वो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि पर्यटन जो है वो क्या है, और पर्यटन जो है ये किस प्रकार से जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। अगर पर्यटन की बात करें तो पर्यटन जो है वो होता क्या है, पर्यटन जो है वो एक यात्रा है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक यात्रा है, लेकिन यात्रा जो हम व्यापार के उद्देश्य से नहीं करते, बल्कि किसके उद्देश्य से करते हैं, वो हम करते हैं आनंद व प्रमोद। प्रमोद के उद्देश्य से हम जो है जो यात्रा करते हैं वो हमारी कहलाती है पर्यटन। यानी कि हम व्यापार के उद्देश्य से ना करके हम इंजॉयमेंट के लिए जो हम यात्रा कर रहे हैं वो हमारी कहलाती है पर्यटन। और पर्यटन जो है वो काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार प्रदान कर रहा है। अगर हम बात करें जैसे कोई एक पर्यटक स्थल है तो वहाँ पर उनके जो पर्यटक जा रहे हैं उनके लिए खाने के लिए, रहने के लिए, घूमने के लिए, इसके अलावा मनोरंजन के साधन के लिए परिवहन के साधन है। इसके लिए स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में रोज़गार मिलता है। और इसकी कारण ही जो है पर्यटक जो है उभरता हुआ, बहुत तेज़ी से उभरता हुआ उद्योग है, जो कि तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत ये आता है। अब बात करें पर्यटक को जो है वो प्रभावित करने वाले कारक, कि पर्यटक जो है इसको पर्यटन को कौन कौन से प्रभावित करने वाले जो कारक है वो हम पढ़ेंगे। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले जो कारक है या हम कहते हैं आकर्षित कारक जो है, तो इसका पहला है हमारा मांग, और दूसरे की बात करें वो है हमारा परिवहन, परिवहन के जो साधन है। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम डिमांड की। यानी कि ये चीज़ है कि प्रभावित करने वाले कारकों में होता है कि उस जो है स्थान की डिमांड कितनी है, लोग उसे कितना पसंद कर रहे हैं। अगर लोग उसको पसंद कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो गया
कि धीरे धीरे पर्यटक जो है उनकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन अगर जिस स्थान को लोग जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, उनकी आवश्यकता वाली चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ पर जो है लोग नहीं जाएंगे। और अगर बात करें डिमांड की या मांग की बात करें, तो धीरे धीरे अगर बात करें तो हम जो है अवकाश यानी कि जो हमारा हॉलीडे है, तो हॉलीडे की मांग अगर विश्व में बात करें, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो धीरे धीरे वहाँ पर बढ़ती जा रही है। पहले क्या होता था कि वहाँ पर लोग जो है मतलब घूमना जो है कम पसंद करते हैं, लेकिन आज के समय की बात करें, क्योंकि स्ट्रेस की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा है, अपने जो है काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है अपने फुर्सत के जो है पल नहीं निकाल पाते। तो कोशिश ये करते हैं कि हमें जो है वो छुट्टी मिले, छुट्टी मिले, जिसकी वजह से हम जो है वो घूमने के लिए जाएं और वो जो है वहाँ जाएं जहाँ पर जो है लोग घूमना चाहते हैं या जो चीज़ लोगों को जो अच्छी लगती है। दूसरी बात करें परिवहन के साधन, जहाँ पर परिवहन के साधन अच्छे होंगे वहाँ पर पर्यटक ज़्यादा आकर्षित होंगे, ज़्यादा जाएंगे। उसका कारण ये है कि जो है अगर व्यक्ति कहीं जा रहा है और जहाँ जाने के लिए उसको जो है सही प्रकार से परिवहन के साधन नहीं मिल रहे, या फिर उन्हें जो है सड़क मार्ग भी ठीक नहीं है, रेल मार्ग जो है वहाँ पर नहीं है, और इसके अलावा जो है और भी अगर मार्ग वहाँ पर इस प्रकार से मतलब नहीं जा सकते सुगमता से, तो वहाँ पर क्या होगा कि लोग जाने के लिए क्योंकि समस्या आएगी और वहाँ पर समय भी अधिक खर्च होगा। लेकिन जब से परिवहन के साधन में हवाई सेवाओं का जो है वो चलन हुआ है, तब से जो है उसको जो है पर्यटक स्थान जो है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसके अलावा लोग जो हैं वहाँ पर जो है मतलब जहाँ पर पहुँचने में कठिनाइयाँ होती थी, वहाँ पर जो है बड़े आराम से कुछ ही समय में पहुँच जाते हैं और हवाई यात्रा के द्वारा जो है विश्व के किसी भी कोने के अंदर जो है कुछ घंटों के अंदर ही सफ़र तय कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे प्रभावित करने वाले कारक थे। और इसके अलावा दूसरे अगर हम कारकों की बात करें, जो हमारे आकर्षित कारक हैं वो हो गए हमारे, यानी हम कह सकते हैं आकर्षित कारक। यानी पर्यटक को आकर्षित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आकर्षित करने वाले कारकों के अंदर पहली है हमारी जलवायु, यानी किसी भी क्षेत्र की जलवायु जो होती है वो पर्यटक को बहुत ज़्यादा मात्रा में आकर्षित करती है। जैसे जो गर्म क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो कोशिश ये करते हैं कि ठंडे क्षेत्रों में जाएं, और ठंडे क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं वो गर्म क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि जिस जलवायु में वो रहते हैं उसके विपरीत जलवायु में लोग जो है वो ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। जैसे अगर विश्व की बात करें तो यूरोपीय जो देश हैं, यूरोपीय देश में भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है वहाँ पर जो है वो ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है वहाँ पर सम जलवायु रहती है। यानी कि जिस समय सर्दियों की बात करें, सर्दियों में उत्तरी यूरोप के अंदर जब ठंड होती है ज़्यादा, तो दक्षिणी जो यूरोप है यानी भूमध्य सागर के जो प्रदेश है वहाँ पर पर्यटक जो होते हैं आकर्षित होते हैं, और वहाँ पर जो उसके भूमध्य सागर के जो तट क्षेत्र है वहाँ पर जो पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ जाती है। वही अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों के समय में जो है वो ठंड वाले क्षेत्र जहाँ या फिर जो है बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर धीरे धीरे जो है वो डिमांड बढ़ जाती है, और जहाँ पर जो है वो स्नोफॉल होता है या फिर बर्फ़ ज़्यादा मात्रा में होती है, ठंडा क्षेत्र होता है, वहाँ पर लोग जो है वो काफ़ी सारे जो होते हैं गेम होते हैं उसके लिए जाते हैं, जैसे स्केटिंग करने के लिए या फिर जो है वहाँ पर उसका आनंद लेने के लिए जाते हैं कि बर्फ़ का जो है लुत्फ़ लेने के लिए। तो ये हमें जो है जलवायु आकर्षित करती है। दूसरी अगर बात करें तो दूसरी चीज़ होती है भूदृश्य, कि वहाँ का जो है लैंडफॉर्म कैसा है। अगर वहाँ के भूदृश्य की बात करें, जैसे कि अगर हम किसी क्षेत्र पे जो है जाते हैं तो भूदृश्य के रूप में जो है वो अगर पर्वतों की बात करें तो पर्वतों की ओर आकर्षित होकर जाते हैं। इसके अलावा नदियों की बात करें, इसके अलावा जो है वो झीलों को देखकर आकर्षित होकर जाते हैं। इसके अलावा जो है हमारे वाटरफॉल होते हैं, तो वाटरफॉल की ओर आकर्षित होकर लोग वहाँ जाते हैं। तो ये सारे जो है आकर्षण का केंद्र होते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो इन क्षेत्रों में जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो तीसरा हमारा जो है
आकर्षित पॉइंट के अंदर वो हो गया हमारा इतिहास और कला के कारण। कई सारे जो लोग हैं जो इतिहास और कला के प्रेमी होते हैं, और इतिहास और कला के प्रेमी होने के कारण जो है वो ऐतिहासिक जो महल है, ऐतिहासिक जो मंदिर है, इसके अलावा जो चर्च है, या फिर ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो है पहले कभी कोई ऐसी घटना हुई हो, वहाँ पर लोग जो है वो जाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है हमारा वो है संस्कृति। ठीक है, संस्कृति की बात करें, संस्कृति या फिर जो है सभ्यता की बात करें, तो सभ्यता प्रेमी और संस्कृति के जो प्रेमी होते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब ये चाहते हैं कि हम जो है नई नई कल्चर को देखें, और जो जहाँ पर लोग जो हैं, क्योंकि पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है, और जो लोग जो है वहाँ की संस्कृति को देखने के लिए जाते हैं। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में जो होते हैं काफ़ी सारे जो है फॉरेनर्स आते हैं, वो आते हैं यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए, और संस्कृति को देखने के आने के कारण जो है यहाँ पर लोग जो हैं वो ये देखते हैं संस्कृति। तो लोग जो हैं वहाँ पर आके उनके साथ रहना पसंद करते हैं, और उनके साथ अगर रहते हैं तो जैसे कि बात करें तो गोवा के अंदर जो है हमारे हेरिटेज होम होते हैं, वो होते हैं जहाँ पर लोग जो होते हैं घरों में रखते हैं, और घरों में रखते हैं उसकी वजह से क्या नाम है, वहाँ के कल्चर को देखने को उन्हें मौका मिलता है, और वो जो है कुछ सस्ता भी उन्हें पड़ता है। अगर हम और 5 स्टार होटल की अगर बात करें तो दोनों चीज़ हो जाती है, उनको कल्चर को देखने का मौका मिल जाता है, साथ साथ में जो है वहाँ पर जो है लोग जो हैं वो सस्ते में ही रह लेते हैं, जिसकी वजह से जो है उन्हें ज़्यादा उन्हें जो है बजट भी नहीं होता। इसके अलावा अगर कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में उसमें कहते हैं मेडिकेरे कहते हैं, या कहते हैं कुर्ग, यानी जिस स्थान पर वो रहते हैं, जो घरों के अंदर गाँव के अंदर जो होते हैं टूरिस्टों के लिए स्थान बनाए होते हैं, जिन्हें कहते हैं मेडिकेरे कहते हैं या फिर कुर्ग कहते हैं कर्नाटका के अंदर। तो ये भी जो है आकर्षण का केंद्र है, जिसकी वजह से लोग जो है वहाँ पे संस्कृति को जानने का उन्हें मौका मिलता है। तो ये हमारे जो है कुछ आकर्षक पॉइंट थे जो कि हमारे जो है पर्यटक को प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं, और इसके अलावा जो है 2 हमारे पॉइंट थे जो कि पर्यटक को प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा जो है वो पर्यटक वाले तीर्थ क्रियाओं कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं चतुर्थ क्रिया के बारे में। तो चतुर्थ क्रियाकलाप जो है वो हमारे हो गए सूचना पर आधारित, और दूसरा अनुसंधान और विकास पर आधारित। तो सूचना पर आधारित जो हमारी क्रियाएं होती हैं वो चतुर्थ क्रिया के अंदर आती है। इसके अलावा जो अनुसंधान और विकास कार्य होते हैं ये भी सारे हमारे चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो सूचना आधारित उद्योग के अंदर जो है वो सूचनाएं जो है वो लेना, इसके अलावा सूचनाएं प्रकाशित करना, उससे जो हमें जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं सूचना लेके, वो आंकड़ों को जो है अलग अलग स्थानों पर लागू करना, या उनसे क्या लाभ है क्या हानि है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे जो है चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। इसके अलावा अनुसंधान करने यानी रिसर्च और डेवलपमेंट, तो यानी रिसर्च करना और डेवलपमेंट जो है करना, ये कार्य भी हमारा जो है वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर आते हैं। जो लोग रिसर्च करने का काम करते हैं या रिसर्च करने के बाद उसको जो है डेवलपमेंट करते हैं, तो वो दोनों जो व्यक्ति हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कोई भी कार्य करने से पहले हमेशा किसी कार्य पर रिसर्च होता है, पूरा जो है उसके बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। जानकारी एकत्र करने के बाद में उसमें कुछ कमी है तो उस कमी को पूरा करके और फिर उसे लागू किया जाता है, जिसे हम कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये जो है ये दोनों क्रियाएं चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो पंचम क्रियाकलाप, तो पंचम क्रियाकलाप के अंदर जो है हमारे और भी ज़्यादा स्किल्ड जो लोग होते हैं, और भी ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विशेषज्ञ, जो किसी चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं,
बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होते हैं वो इस क्रिया के अंदर शामिल होते हैं। और क्योंकि हम कोई भी जब योजना लागू करते हैं, कोई भी जब स्कीम बनाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें जो है विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। अगर हम मान लो कोई भी भारत के अंदर जो इसरो कंपनी है, मतलब इसरो संस्था है, वो अगर कोई भी अगर सैटेलाइट लॉन्च कर रही है तो उस सैटेलाइट्स के जो है अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसके लिए अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो होते हैं नॉलेजफुल होते हैं और उसके जो है बहुत ज़्यादा बारीकी नॉलेज रखते हैं। तो विशेषज्ञ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। साथ साथ की अगर बात करें तो निर्माणकर्ता, यानी किसी चीज़ को बनाने के लिए जो है हमें निर्माण करना चाहिए जो कि उस कार्य को बड़े आराम से कर सके। या हम किसी अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी के अंदर भी क्या, कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए निर्माण जो है करना चाहिए। और इसके अलावा उसमें जो है निर्माणकर्ता जो होंगे बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है उस चीज़ का निर्माण करते हैं। या हम किसी भी अगर स्ट्रक्चर की बात करें उसका निर्माण करने के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज की आवश्यकता होती है या उसके बारे में जो है उन्हें पहले से उसकी जानकारी होती है, तो वो जो है निर्माणकर्ता होते हैं। नेक्स्ट हो गए परामर्शदाता, यानी किसी भी जो है अगर हम सरकार की बात करें, किसी भी कंपनी की बात करें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए हमें परामर्शदाता की आवश्यकता पड़ती है, एडवाइजर्स की आवश्यकता पड़ती है। लीगल एडवाइजर्स ये होते हैं, हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट होते हैं, उनके अलग अलग एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो है व्यक्ति वो भी हमारे पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा नीति निर्धारक, यानी कि जो किसी भी नियम को लागू करते हैं और वो बनाते हैं। जब कोई भी अगर हमें संस्था को चलाना है तो किसी संस्था को चलाने के लिए वहाँ पर उस संस्था के जो है वो नियम कानून होते हैं। अगर हम किसी भी जो है, अगर हम मान लो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को भी चलाना है या प्राइवेट जो है ओन कंपनी उसको चलाना है, तो उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन जो होते हैं वो रखने पड़ते हैं और रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं और वो फॉलो सभी लोग करते हैं। तो उस रूल रेगुलेशन का निर्धारण करना और उसको जो है इम्प्लीमेंट करना वो हमारे नीति जो निर्धारक होते हैं उनका कार्य होता है। तो ये हमारे जो हैं वो पंचम क्रिया के अंतर्गत आने वाले जो व्यक्ति हैं वो हो गए। इसके अलावा चतुर्थ क्रिया में हो गए जो सूचना पर आधारित जो क्या नाम है कार्य करते हैं। इसके अलावा अनुसंधान और विकास का जो कार्य करते हैं वो हमारे जो है वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब यहाँ पर 2 पॉइंट और है, इनको हम डिस्कस करेंगे। एक है हमारा ऑफ शोरिंग। ऑफ शोरिंग जिसे हम कहते हैं बाह्य स्रोतन, और दूसरा था हमारा अंकीय विभाजन। तो बाह्य स्रोतन क्या होता है? बाह्य स्रोतन या फिर ऑफ शोरिंग होता है कि अपनी लागत को कम करने के लिए काफ़ी सारी कंपनियां उस स्थान पर स्थापित हो जाती है जहां पर सस्ते और कुशल श्रमिक उन्हें मिल जाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो भारत जो है, भारत के अंदर जो है काफ़ी सारे जो हमारे कॉल सेंटर है वो हमारे खुल गए हैं और कॉल सेंटर से जो है यहाँ के लोगों को ये लाभ हुआ कि रोजगार उन्हें मिल जाता है। क्योंकि भारत जो है ये ऐसे भारत जैसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर उत्प्रवासियों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि और स्थानों पर जो है या और देशों के अंदर रोजगार के लिए वो जाते हैं। तो अब भारत के अंदर जो है बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां वो आके कॉल सेंटर खोल लेती हैं। तृतीय क्रियाकलाप जो है उसके अंतर्गत सेवा सेक्टर के अंदर ये सारी कंपनियां होती हैं और यहाँ पर जो होते हैं सस्ते श्रम की वजह से इन स्थानों पर वो स्थापित होती हैं, जिसकी वजह से इन कंपनियों को फ़ायदा क्या होता है? कंपनियों को फ़ायदा ये होता है जब जाकर भारत में जैसे कि कॉल सेंटर स्थापित करती है तो यहाँ पर उन्हें जो है वो सस्ता श्रम मिल जाता है। पहली चीज़ तो ये कि सस्ता जो है इन्हें श्रम उपलब्ध हो गया और इसके अलावा जो है उन्हें कुशल व्यक्ति यहाँ मिल जाते हैं। दोनों चीज़ें इन्हें फ़ायदा होता है और लागत इनकी कम होती है। वही जो भारत के लोगों को क्या होता है फ़ायदा कि यहाँ पर उन्हें जो है वो रोज़गार मिल जाता है, इन्हें रोज़गार की प्राप्ति होती है। तो दोनों को फ़ायदा है, उन कंपनियों को फ़ायदा है, प्लस में यहाँ पर रहने वाले लोग जो भारत है उन्हें भी फ़ायदा होता है, जिसे हम कहते हैं ऑफ शोरिंग या फिर बाह्य स्रोतन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अंकीय विभाजन। देखो अंकीय विभाजन जो है यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है अंकीय, लेकिन अंकीय से कोई मतलब नहीं है, यह सिंपल सा है टेक्नोलॉजी से मतलब होता है। जो हमारे
विकसित देश हैं, ठीक है, विकसित देश और विकासशील देश, आप जानते हैं दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, विकसित देश और विकासशील देश। यहाँ पर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम संचार की बात कर लें या सूचना की बात करें, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, दोनों में ही बात करें, विकसित देश जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, विकासशील देश जो हैं वो इतने ज़्यादा जो है वो सक्सेस नहीं है, यानी उनकी जो अगर विकास की दर की बात करें तो बहुत कम है, और विकसित देश जो है वो ज़्यादा सक्सेस है इन चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पर जो होते हैं टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन विकसित देश जो हैं उस टेक्नोलॉजी में विकासशील देश मतलब विकासशील देश जो हैं विकसित देश के अकॉर्डिंग जो है इतने ज़्यादा सक्सेस नहीं है, यानी पिछड़ गए हैं। तो इन दोनों में जो अंतर है, यानी कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का जो अंतर है, यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी का जो अंतर है वो दोनों देशों में देखने को मिलता है, विकसित देशों के अंदर, विकासशील देशों के अंदर ही। तो इन दोनों का जो अंतर है वही अंतर हमारा कहलाता है अंकीय विभाजन, उसको हम अंकीय विभाजन कहते हैं। तो ये जो है हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाता है ये, यानी कि 7वें चैप्टर जो तृतीय और चतुर्थ क्रियाएं जो हैं, इसमें पंचम क्रिया भी शामिल है, ये जो है टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई भी हो सकता है कि काफ़ी सारे पॉइंट रह गए हों या माइंड से जो है स्किप हो गए हैं या कोई गलती हो गई हो, तो उसको जो है आप नज़रअंदाज कीजिए। और अगर मान लो कोई गलती आपको लगता है कि ऐसी है जो बतानी चाहिए, तो आपके जो है वहाँ पर कमेंट्स में जो है वो डाल सकते हैं कि जो है ये टॉपिक छूट गया था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है इस वीडियो को जितना हो सके उसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो आने वाली जो वीडियो है वो आपका नोटिफिकेशन आपको उसमें मिल जाए। तो बस अब यहीं तक जो है हमें डिस्कस करना था, उसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।